जय हिंद, नमस्कार बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों पे वेकेशन का मजा ले रहे होंगे। तो अब धीरे धीरे वेकेशन भी खत्म होती जा रही है। कुछ बच्चों के तो जो स्कूल खुलने में अब केवल 25 डेज बचे हैं। आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर लिए। बोर्ड एग्जाम को इस बार एकदम हलवा कर देना है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, हर चीज को क्लियर बाय लेयर अपने दिमाग में बैठाते रहिए। जो भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे एक लड़का मुझसे क्वेश्चन कर रहा था एक कि जो पढ़ता हूँ याद क्यों नहीं होता है। तो उसके लिए ही ऐसी चीजें से पढ़ना जरूरी है। कुछ लोगों को वीडियो के द्वारा समझ में आता है, कुछ को ऑडियो के द्वारा समझ में आ जाता है, कुछ फिजिकली पढ़ते हैं। तो हमारा क्या मोटिव है, हम सभी तरह से पढ़ाएं। विजुअल भी आपको दें, ऑडियो भी आपको आप सुनिए, और फिजिकली जैसे अभी एक टेलीग्राम मैंने चैनल अभी बनाया नहीं है लेकिन बना लूंगा, ईशान सर के नाम से है। वहां पे पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो ये सब के लिए आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार, एकदम बिल्कुल ठंडे हो तुम लोग, पढ़े हो ना, लाइक करते हो ना कुछ करते हो। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, बैठ के वीडियो बनाता हूँ। और मैं देखो, मेरा मोटिव जानते हो क्या है, मैं चाहता हूँ कि निशुल्क सभी बच्चे पढ़ें। जिन जो लोग कोचिंग वोचिंग नहीं ले पाते हैं बेटा बच्चे, वो लोग भी बच्चे कम से कम पढ़ तो लें किसी तरीके से। आज हम लोग अभी एसएसटी की क्लासेस चला रहे हैं, इंग्लिश भी चलाएंगे, हिंदी भी चलाएंगे, आपकी मैथ के लिए भी चलाएंगे। कोशिश करेंगे कि मैथ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना कि सभी बच्चे निशुल्क पढ़ें। और और उनको किसी तरह के, उनकी आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनको किसी उनके माँ बाप पे ऐसा बर्डन ना पड़े कि वो बच्चों को बड़े बड़े जो बड़े बड़े लोगों के जो पैकेज हैं, जो लोग देने की कोशिश करते हैं, जैसे उन सबको मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे इतना मोटा बर्डन से बचे रहें, उनके परिवार वाले इतना मोटे बर्डन से बचे रहें। इस कारण से मैं ऐसा सीरीज चला रहा हूँ कि बच्चे पढ़ लें, सभी बच्चे तक पहुंचे, जो भी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे कम से कम अ, बिना पैसे दिए पढ़ तो लें, बिना कोचिंग जाए पढ़ तो लें, उनको इतना मटेरियल मिल जाए कि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर आज की क्लास करते हैं। बच्चे शेयर कर दो ताकि जो है लोगों तक ये चैनल पहुंचे और बच्चे जो है इसको पढ़ लें। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो फिर लड़ेंगे कैसे, देश का विकास कैसे होगा बेटा। पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस साल जो बोर्ड एग्जाम है वो एकदम हलवा कर देंगे हम। पढ़ते तुम साथ देते रहो, पढ़ते रहो बस खाली। एक समय, आज का समय है, आप 1 घंटा 2 घंटा भी अगर निकाल लोगे तो कोई वो नहीं है। लेकिन आने वाले समय में यही समय हो जाएंगे, 10 घंटे भी हो सकते हैं, 12 घंटे, क्योंकि बोर्ड है तो 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन ऐसा ना है कि आज जो हम 1-2 घंटे में सीख रहे हैं वो हमारे 10-12 घंटों में एकदम आराम से हमें हर चीज, उस चीज का व्यू एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो रिवीजन करते हुए चलते हैं कल के पार्ट का। तो संसाधन का वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पे। जैव संसाधन हो गया, अजैव संसाधन हो गया। जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है, ठीक है। जीवन वाले जितने संसाधन, जैसे मानव हो गया, मानव भी क्या है, एक संसाधन है, मानव जीव संसाधन है, ठीक है, क्योंकि उसमें जीवन है। पशुधन हो गए, जैसे गाय भैंस बकरी आदि, ये सब हो गए। ठीक। अजैव संसाधन क्या है, जैसे अजैव संसाधन धातु है, सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, पीतल तांबा, ये सब हमारे क्या है, ये सब धातु हैं। और चट्टाने और खनिज हो गया। तो चट्टाने हमारे घरों में जो किचन के टॉप वॉप बनते हैं उन पे अग्नि चट्टानों का जो वो लगता है। तो इस प्रकार से जैव और जैव संसाधनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। बेटा ये पीडीएफ आज आज या कल में हो सकता है वो चैनल पे हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी तुमको मिल जाएगी जिसमें मेन मेन टॉपिक है, खाली बस उनको समझना रहेगा तुम्हें। ठीक। अभी नेक्स्ट क्या है, कल ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल आज रिवीजन कर रहे हैं। और थोड़ा पीडीएफ बनाया है तो थोड़ा समझ में भी आ जाएगा तुम लोगों के, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ जितना ज्यादा तुम लोगों को समझ में आ जाए, ताकि कोई भी तरह बस मस्ती की क्लास लो, मस्त रहो, एकदम बिंदास पढ़ो, बिंदास। थोड़ा सपोर्ट भी कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। बस हम लोग एक शक्ति के साथ पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं कर देंगे, टॉपर बनना है। देखो बच्चों, दो तरह के बच्चे मैंने पहले भी तुम्हें बताए हैं। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जिनको केवल पास करना है। जो पास करने वाले बच्चे होते हैं वो खाली ये मान के चलो, इनकी जो एक भीड़ है वो 34% से स्टार्ट होती है और वो 40 50 60 60 तक के चले जाते हैं, क्योंकि जो है इनका थोड़ा सा कुछ की राइटिंग वाइटिंग अच्छी हो जाती है तो वो 60 वाट तक चले जाते हैं, ठीक है। इसी और जो हम लोगों को बनना है, जो टॉपर की जो श्रेणी होती है,
तो टॉपर्स की जो श्रेणी होती है वो स्टार्ट ही 70 से प्लस से होती है, 70 प्लस से होती है, ठीक है, और वो 95 98 ऐसे तक जाती है। तो ये जो श्रेणी है ये कम होती है, और जो ये भीड़ वाली श्रेणी है जिसमें 34 35 36 और 40 41 ये सब ये हैं जो सब जिनको चाहिए कि हमको बस पढ़ के निकल लेना है, किसी भी तरह से हमको हाई स्कूल पास करना है। वो बच्चे पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि हम किसी भी तरीके से निकल जाएं। निकलना नहीं बेटा, ऐसा करना है ना कि समझ में भी आए, हमारे समझते हुए चलना है, टॉप आना है, ठीक है, टॉप की तैयारी करिए और कोई भी तैयारी मत करिए, ठीक है। तो अब क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण है। संसाधन का वर्गीकरण भी दो प्रकार होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में क्या है, जिनका हम रीयूज कर सकें, जैसे हमारे ये सोलर लगे हैं, ये सोलर देख रहे हो बेटा, ये सब सोलर की ऊर्जा आती है, इसकी वजह से हम इसको रीयूज कर लेते हैं। इसी तरह से पवन, ये जो विंड देख रहे हो ये पवन ऊर्जा है। पवन क्या, हमारे पास राजस्थान में बहुत सोर्स है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस कारण हम लोग इसका उपयोग अच्छे से नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ जगह इसकी टेक्नोलॉजी मतलब बहुत महंगी है अभी। तो इस प्रकार के जो पवन ऊर्जा है वो भी मतलब है सोर्स, लेकिन क्या है, क्योंकि महंगी है इसलिए हमारे संसाधनों में नहीं है। और जो अनवीकरणीय है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या है, ये माइनिंग होती है, यहाँ से मान ली कोयला यहाँ से निकाला जाता है, फिर बाहर करा जाता है। तो जैसे मान लो कोई बाल्टी है, बाल्टी के अंदर ये पानी भरा है, तो पानी जब तक कि तुम बाहर इसको निकालते रहोगे निकालते रहोगे निकालते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि जब बाल्टी का जो पानी है वो एकदम नीचे बचेगा। तो अभी क्या है, अब जैसे केजीएफ पिक्चर तुम लोगों ने देखा होगा, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड। तो केजीएफ पिक्चर में क्या था कि एक समय आके सोना खत्म हो गया, तो अब वहां कुछ नहीं बचा, तो अब क्या करेंगे, तो अब वो बंद हो गई खदान, तो अब सोना वहां से नहीं निकाला जाता है। इसी प्रकार से और भी जो संसाधन है वो अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित मात्रा में रहते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोगों को बहुत ही बचा के करना होता है। जैसे बिजली बनाने के लिए कोयले की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो बिजली को भी हमें बचाना है, तो घरों में सोलर का यूज करते हैं सभी लोग इसी कारण, ताकि बिजलियां बच सकें, ठीक है बेटा। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि कल ये पढ़ा दिया था। अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा संसाधनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार व्यक्तिगत, व्यक्तिगत कैसे संसाधन होंगे आपके, जैसे कि आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, और आपके घर में देखे होंगे बहुत से घर हो गए, जिनके घर हैं, भवन, मकान, बिल्डिंग, ये सब व्यक्तिगत हो गए, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, जो आपके अपने संसाधन है वो सब व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक मतलब व्यक्तिगत प्राइवेट भी कह सकते हो, जो प्राइवेट संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे सामुदायिक संसाधन होते हैं जो सभी के लिए यूज हो, मतलब खाली आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं हो, वो आपके सभी के लिए यूज हो, जिनमें आप सब मतलब पूरा गांव यूज करे, कहने का मतलब है, ठीक है। तो पूरा गांव के यूज करने के लिए जो संसाधन, या पूरा जिला यूज करे जिसको, वो है। जैसे आप अभी मोदी जी चला रहे सुलभ शौचालय बनाओ, सुलभ शौचालय, तो वो सामुदायिक शौचालय जो बन रहे हैं, ये क्या है, ये सामुदायिक है, ये सभी के लिए है, इसमें सभी को यूज कर सकता है। जैसे चारागाह हो गया, शमशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गया, पार्क हो गया, और आपका पिकनिक स्पॉट हो गए, ये सब जो है ये क्या है, ये सामुदायिक चीजें हैं, मतलब सभी के यूज करने लायक हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि जो भी पब्लिक, मतलब ये प्राइवेट हो गया और ये क्या है, पब्लिक है, ये सभी के लिए है। तो जैसी जैसी सुविधाएं सभी के लिए होती हैं, जो सभी व्यक्ति जिनको यूज कर सकते हैं, वो सामुदायिक होता है। और जो आपका आप स्वयं यूज करते हैं, आपके परिवार वाले यूज करते हैं, वो आपका व्यक्तिगत हो जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय जैसे कि जो राष्ट्र के इस्तेमाल, जो राष्ट्र जिसका निर्माण करती है, जैसे आपकी रोड हो गई, रोड का, नहर, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जाता है, और पब्लिक जैसे, ये सब क्या है, ये राष्ट्रीय चीजें हैं। तो क्या है, अब पब्लिक, पब्लिक क्या होगी, पब्लिक मतलब लोग हो गए, लोगों को जो इस्तेमाल करने के लिए चीजें हैं वो अलग होगी। राष्ट्रीय जो बनाता है वो चीजें अलग होंगी। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, ये सब कल डीपली पढ़ा दिए, कल वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो लोग देख लें। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय भारत के जो है, तो क्या है, भारत का जैसे ये मैप है, तो ये मैप के बाद ये वाला जो हिसाब देख रहे हैं यहाँ से, ये 200 नॉटिकल माइल तक के जो होता है, ये ये वाला, ये नॉन, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है।
यहाँ इसके बाहर का जो एरिया है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आ जाता है, तो इस कारण ये भारत की सीमा में नहीं आता, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो यहाँ पे जो समुद्री संसाधन मिलते हैं उन पे अंतर्राष्ट्रीय कानून लगता है, तो इस कारण ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र हो जाते हैं, यानी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन हो जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मानव संसाधन मतलब संसाधनों का विकास में मानव की भूमिका, मतलब टेक्नोलॉजी। जो मैंने आपको कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो त्रिभुज एक हमारा जो कॉपी में भी आपके प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थान के माध्यम से जो एक त्रिभुज जो बनता है, ये देख रहे हैं, ये वाला जो त्रिभुज बनता है, जिसमें इधर संस्थाएं होती हैं, इधर आपका क्या होता है, प्रौद्योगिकी होती है, और टॉप पे कौन होता है, टॉप पे भौतिक होता है, जो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, और बीच में सेंटर जो होता है वो मानव के सेंटर होता है। तो क्या है, मानव की भूमिका बहुत आवश्यक है सभी चीजों में, चाहे वो प्रौद्योगिकी के लिए हो, चाहे आपके संस्थानों के लिए हो, चाहे आपके पर्यावरण को भी यदि अगर बचाना है तो वो मनुष्य ही बचाएगा, कोई ऐसा आदमी तो आके इसको बचाएगा नहीं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझते रहिए कि अगर आपके घर में कोई गमला है, गमला की अगर आपको देखभाल करनी है तो आप कैसे करेंगे, खुद ही स्वयं करेंगे ना, किसी और या किसी से कहेंगे वो करेगा। तो आपको इस चीज का स्किल आना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई भी चीज अगर टूटता है तो आप उसको किसी न किसी इलेक्ट्रीशियन या किसी न किसी उससे आप अगर करवाते हैं कार्य, तो वो मानव संसाधन में विकास की भूमि जो है, प्रौद्योगिकी कौशल आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो कोयला है, कश्मीर में कोयला है, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसी प्रौद्योगिकी नहीं है कि ऐसी टेरेन में हम लोग कोयला निकाल सके, मतलब वो ऐसे पहाड़ी एरिया है सब, उसमें उसमें से कोयला निकालना है ये हमको नहीं आता है, इस कारण क्या है वो हमारे यूज में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को कौशल सीखना है, जिससे आप सभी प्रकार के मतलब उपस्थितियों में अपना कार्य कर सकें। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों, मेहनत खुद करनी होती है। ये संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है, इसमें इस तरह से अगर मानव विकास बताया जा रहा है, तो मतलब क्या है, मेहनत खुद ही हमको करनी है। हमारी मेहनत कोई करने नहीं आएगा बेटा, देखिए समझिए आप बात को। अगर आपको पढ़ना है तो आप ही को पढ़ना है, कोई और आपको पढ़ाने नहीं आएगा, उसको आपको जबरदस्ती कोई नहीं पढ़ा सकता है, पढ़ाने के लिए आप स्वयं पढ़ेंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग अपना समय जो है वो मोबाइल के साथ साथ आप इसमें पढ़ने में भी लगाइए, क्योंकि जिंदगी भाई एक ही बार मिलती है और नौकरी भी एक ही बार मिलती है। और नौकरी पढ़ाई ऐसा करना है कि आपको इंटर जैसे पास आउट करना है, तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा कोई भी हो वो आपको पास करनी है, और ये मैं करा के रहूंगा चाहे जैसे भी कराऊं, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि अपने जो भी जो भी गरीब बच्चे हैं हमारे, जो भी ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई शिक्षा, उनको मुफ्त शिक्षा देने के लिए मैं पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे चाहे 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जितना भी मुझे पढ़ाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है इसके लिए अलग अलग भी क्लासेस लूंगा। हो सकता है कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि आप सर कंपटीशन की भी तैयारी करा दिए, तो मैं उनके लिए भी सोच रहा हूँ कि एक अलग या चैनल बनाऊंगा, या इसी चैनल पे कुछ कंपटीशन की भी तैयारी करा दूंगा मैं उनको। ठीक है, देन अब हम लोग आते हैं सतत विकास पे। सतत विकास की आवश्यकता और महत्व हमें जानना चाहिए। क्या है, पृथ्वी संरक्षण करना है हमको। भाई पृथ्वी का संरक्षण कैसे करना है, पृथ्वी का संरक्षण हमको कैसे करना है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, और पर्यावरण को नुकसान करे बिना हमको अपने विकास भी करना है। हमको विकास से पीछे नहीं हटना, क्योंकि देखो बेटा, बिना विकास के न किसी का घर चलता है न देश चलता है। ठीक है, तो विकास करते रहना, विकास के इसी यही यही जो ये विकास है, इसी के लिए कह रहा हूं मैं हर चीज की, बेटा पढ़ो, पढ़ोगे बाकी हर चीज के लिए मैं खड़ा हूँ। बस आप केवल पढ़ने में आप करिए, विकास तो आपका मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, क्या करना है कि पर्यावरण का नुकसान नहीं करना है, पर्यावरण को नुकसान करे बिना हमें विकास करना है। फिर क्या है, आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास में क्या है, ये समावेशी विकास होता है कि किसी प्रकार के भी मतलब गरीब और अमीर में कोई अंतर न रह जाए। समझ रहे हैं बात को, मतलब हर एक का विकास जो हो वो बराबर हो, किसी का ग्राफ नीचे न जाए, किसी का ग्राफ ऊपर न जाए, सभी के लिए एक सेम ग्राफ चलता रहे। ठीक है, तो ऐसा विकास हमको करना है। ठीक, फिर आया रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा जरूरी, इस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। रियो सम्मेलन के बारे में यदि हम बात करें, तो रियो सम्मेलन जब देखा, बहुत से मतलब हमारे जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, जो जो विकसित हो चुके हैं, जो जो विकासशील नहीं है, वो लोग उठे, उनके सपना आ गया भाई कि अब चलिए, अब कुछ, अब जो विकासशील देश हैं उनको भी जगाया जाए कि वो भी अपना पर्यावरण देखें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्राजील गए, सब लोगों ने एक मतलब सब में, जैसे गांव में देखते हैं पंचायत बैठाते हैं, तो पंचायत बैठा के
पंचायत बैठा के सभी को समझाने लगे कि भाई हमको गांव में ऐसा ऐसा नल लगवाना है, ऐसा ऐसा करना है जिससे हमारा पर्यावरण को दिक्कत ना हो। इसी प्रकार ये सम्मेलन हुआ बेटा। ये सम्मेलन क्या था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको बोला गया। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जब बड़े बड़े देश 4 जून 1900, तो माफ करिएगा 14 जून को सभी लोग जो है ब्राजील पहुंच गए। 1992 को, 14 जून 1992 को सभी लोग ब्राजील पहुंचे और वहां एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग का मोटिव क्या था? उस मीटिंग का मोटिव था कि पृथ्वी को संरक्षण किस प्रकार किया जाए, जो हमारे ऊपर नीचे जो जो जनजीवन चल रहा है उसको कैसे, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे लड़ा जाए। ये किस शहर में किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था इसको। मेन क्या था इसका रीजन? इसका रीजन सिर्फ इतना था कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये पूरा किया गया था। अच्छा, अब ये सम्मेलन निपट गया 14 जून को। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये 3 जून से शायद चला था, 3 जून से 14 जून तक चला। अच्छा, अब क्या है? अब इसमें वो किया गया भाई, इसका एजेंडा आया, एजेंडा 24, तो सॉरी एजेंडा 21 में क्या था कि एजेंडा 21 जब इसका किसी का डिक्लेरेशन होता है, किसी भी चीज को हम डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम बैठे हैं, जैसे पंचायत हुई तो पंचायत का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो डिक्लेरेशन हुआ पंचायत का, मतलब सब बैठ गए पंचायत के, और पंचायत के सभी लोग बैठने के बाद उन्होंने एक घोषणा कर दी कि भाई अब ये नल जो है ये फलाने घर के पास रहेगा, और यहाँ पे सोलर लाइट फलाने घर के पास लगी जाएगी, और हम लोग सभी लोग जो है पानी को बचाएंगे। पानी को बचाने के लिए सीवर पिट लगाए जाएंगे जिससे पानी सोखता हो जाए और पानी नीचे चला जाए। ये सब चीजें हुई, तो इसको घोषणा कर दी गई और एक पत्र के ऊपर सभी को बता दिया गया कि भाई हम लोगों ने इतने इतने कानून बना लिए हैं। इसी प्रकार क्या हुआ? एजेंडा 21 हुआ। एजेंडा 21 में फिर ये चीज घोषणाएं करी गई कि भाई आपको पर्यावरण को बचाना है। इसके लिए हमको क्या क्या करना है कि भूमंडलीय सतत पोषण करना है, भूमंडल का हमें पोषण करना है, हमें जो बहुत सी कार्बन उत्सर्जन हो रहे हैं उनको रोकना है, हमारी जो गरीबी है, जो रोगों से हमें निपटना है, जिसमें WHO की अहम भूमिका थी, हमें को रोगों से निकलना है। जैसे पोलियो हो गया, भारत पोलियो मुक्त देश हो गया इस समय। जैसे कोविड था, कोविड में भी अगर जैसे मान लो उस समय तो नहीं होगा, नहीं था, लेकिन जो है ये चीजें सब उसमें डिक्लेयर करी गई कि भाई ये चीजों पे हमें मेन रहना है कि हमको पोषण देना है, लोगों में गरीबी अमीरी कम करना है, लोगों में हमें हर एक देश के लिए ये एजेंडा 21 मान्य था। ठीक है, एजेंडा 21 में कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो कुल 100 देश शामिल हुए थे। 100 देशों को एजेंडा 21 को मानना था। ठीक है, तो रियो सम्मेलन में 100 देश शामिल हुए और 100 को ये एजेंडा 21 मानना था। तो रोगों से निपटने के लिए एजेंडा 21 में डिक्लेरेशन हुआ, गरीबी अमीरी खत्म करने के लिए हुआ, पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए हुआ। यही सब चीजें जो मेन टॉपिक है वो एजेंडा 21 में हुई। अच्छा, सतत लक्ष्य क्या हुआ? विश्व के लिए 17 लक्ष्य रखे गए। ये एक लंबा टॉपिक है। इसमें क्या हुआ कि संसाधन के संरक्षण करना है हमें, सीमित मात्रा में जो चीजें उपलब्ध है उनको देखना है, संतुलित विकास करना है हमको, योजनाएं बनानी है बहुत सारी जिसमें हम वो उसको करते रहें कि वो किसी भी प्रकार की कमी ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के 17 लक्ष्य रखे गए। उन लक्ष्यों के बारे में मैं आपको PDF में डाल दूंगा, वो अलग से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप लोग पढ़िएगा। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत से टॉपिक हैं, तो आपको समझाएंगे। ये एक रिवीजन क्लास है, तो आपको एक रिवीजन में दे रहा हूँ। ठीक है, अभी पार्ट 1 हमारा हो गया है, पार्ट 2 आज हो रहा है, और ये लगातार हम आपको समझाते रहेंगे। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो बस खाली आप पूछ लिएगा कि हमको, या तो फिर वही टेलीग्राम पे आप मुझे डाल दिएगा कि भाई ये चीजें चाहिए, तो वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या था कि संसाधन नियोजन की अवधारणा प्रक्रिया क्या है, संसाधन नियोजन क्या है। ठीक है, संसाधन की नियोजन कैसे करना है हमको, संसाधन मेन देखो, अवधारणा जो हमारी संसाधन के प्रति होना चाहिए उनको नियोजित ही रखना चाहिए। समझ रहे हैं? भारत में नियोजन का, भारत में नियोजन किस प्रकार किया जाता है? राष्ट्रीय, प्रांतीय, इससे मतलब राष्ट्रीय, राज्य और केंद्र दोनों सरकारें करती हैं। राष्ट्रीय सम्मान वितरण सुनिश्चित करना, समान वितरण होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार के संसाधन का जो नियोजन का वितरण है वो समान रूप से सभी को करना चाहिए। पंचवर्षीय योजना अब तो खत्म हो गई, पहले होती थी पंचवर्षीय योजना। अभी भी पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, लेकिन उनका ड्राफ्ट नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है उसको।
इसमें क्या है कि हमारा भंडारण हो, ये आदि सब ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब उपयोग हमें दिखाना है। तो अब जब हमारा जैसे ही क्वेश्चन में आप इसी प्रकार अगर लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर तो नहीं काटेगा आपका, आपको नंबर टॉपर के ही के मिलने हैं। ठीक है। और बाकी हमने नोट्स हैं जो कुछ बना के रखे हैं, वो नोट्स भी आपको उसी चैनल पर डाल देंगे, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, एक ही नोट्स आपके लिए काफी होगा। अच्छा, भूमि संसाधन में उपयोग संरक्षण भी करना हमें आवश्यक है। जैसे भूमि का उपयोग है, कृषि, वन, उद्योग, व्यवसाय, इसमें आदि क्षेत्र शामिल होते हैं। भूमि का निम्नीकरण हो गया, जैसे मृदा अपरदन हो गया। मृदा अपरदन क्या होता है? जैसे ये मान लो ये मिट्टी है, ये खेत बो दिया गया, यहाँ खूब बारिश आ गई, यहाँ पानी भर गया और पानी फिर इधर बह गया, तो क्या हुआ? यहाँ की मृदा सारी बह गई, तो क्या हुआ? मृदा अपरदन हो गया यहाँ से, और निक्षेपण यहाँ जाके कर दिया उसने। तो इस प्रकार से मृदा अपरदन और निक्षेपण होता है। जैसे आप लोग कभी चटनी पीसे देखते हो, चटनी पीस रहे हो तो क्या करते हैं? चटनी पीसते हैं, खूब चटनी लगा के, जोर लगा के, कूट कूट के चटनी पीसते हैं। तो क्या करते हैं फिर चटनी पीस के? अब जैसे मान लो यहाँ पे ये सिल है, और सिल पे आप चटनी पीस रहे हो, खूब पीस रहे हो, पीस रहे हो, और फिर इसको लाके फिर यहाँ कर दिए, फिर एक जगह कटोरी में आप निकाल लियो। तो क्या हुआ? ये सारा बटोर के आपने कटोरी में कर लिया, तो ये मृदा निक्षेपण हो गया। ठीक है। यहाँ अपर्दन हुआ, वहां निक्षेपण हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भारत में भूमि एवं कृषि उद्योग। ये कृषि कृषि हो गया, वन उद्योग हो गया, सहित अन्य विभिन्न उद्देश्य हो गया। भूमि के निम्न के एक गंभीर मुद्रा है, जैसे भू मुद्दा है, मतलब जिसका निम्नीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है। संरक्षण के उपायों की आवश्यकता है, मतलब हमें जो इसमें देखना है कि हमको संरक्षण किस प्रकार करना है, अपनी मृदा का संरक्षण किस प्रकार करना है। जैसे कि पेड़ लगाइए, ये जैसे ये देख रहे हैं ये एरिया, ये पेड़ लगा हुआ भाई, तो ऐसे ही आप लोगों को भी खूब पेड़ लगाना है, तभी हमारी मृदा का संरक्षण होगा। अब हमारी मिट्टी और मृदा के बारे में आ जाते हैं। मृदा के संरक्षण और मृदा के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। मृदा के जो प्रकार होता है वो जलोढ़ मिट्टी से स्टार्ट करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? हमारी जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत के उत्तर में पाई जाती है, जैसे आपका पंजाब हो गया, मेन हमारा पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, जो जैसे जैसे गंगा बहती है, गंगा के ही साथ ये चलते रहते हैं। गंगा, क्योंकि गंगा सबसे उपजाऊ वो होती है, गंगा के जो कछार है, जो गंगा का जो आता है, जो कचरा मलबा जो फिट करती है, वो डाउन करती है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी मेन मुख्यतः किसके लिए रहती है? जैसे जल, मान लीजिए जल है, जलोढ़ जल से होता है ना, तो क्या हुआ? जल में क्या, कौन सा पौधा रोपा जाता है? तो वो धान होता है, तो धान से चावल बनता है। तो मृदा चावल चावल सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी में पैदा होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक एक दे रखी है, उसमें आप देख लीजिएगा। अच्छा, मिट्टी के पृष्ठ पर मिलने वाले जो असंगठित होते हैं उन्हीं को हम मृदा बोलते हैं, क्योंकि जो ऊपर से ही हमको मिलता है उसी को हम मेन मानते हैं। जैसे उत्तरी मैदान में जैसे देखेंगे, उत्तरी मैदान, ये देखिए भारत के उत्तरी मैदान में जो उपजाऊ मृदा है वो उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का और मुख्य क्या है? जैसे जलोढ़ मिट्टी के जो, जैसे ये देख रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी भुरभुरी सी होती है। इसमें मतलब क्या है कि इसको प्राय जीवाश्म, इसमें अल्पता होती है, जीवाश्म की कमी होती है। इस मिट्टी में जो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, इसमें आपको कांप कांप या कछरी या कछारी कछारी या दोमट मिट्टी। तो हमारा पेन की बड़ी दिक्कत है भाई, पेन बड़ा गड़बड़ा जाता है हमारा, सब गलत लिख देता है, उल्टा सीधा कर देता है। ठीक है, देखो हैंग हो रहा है। तो इसमें क्या है? इसको कहा जाता है दोमट, कहा जाता है। दोमट मिट्टी हो गई। दोमट भी क्या होती है? ये आपको यही मिट्टी, मतलब ये लगभग इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये 40% इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। इस जो मतलब कुल जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, हिमालय की पर्वतमाला से निकलने वाली बड़ी बड़ी जो नदियां होती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र है, वो उसका जो कछार होता है वही जलोढ़ मिट्टी का एरिया होता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग काली मिट्टी पे। काली मिट्टी क्या है? जैसे काली मिट्टी का क्या मेन क्या है? ये ज्वालामुखी द्वारा बनती है, ज्वालामुखी द्वारा बनती है। ठीक है। तो ज्वालामुखी के विस्फोटों द्वारा जो निकली चीज, जो जैसे जो ज्वालामुखी के जो जमाव हो गया, जैसे ज्वालामुखी, मान लो ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो बाहर निकला और वो आके नीचे ऐसे ऐसे जम गया, तो जो चीजें जम जाती हैं वो ही धीरे धीरे करके ये मिट्टी बन गई। तो इसमें किसकी मात्रा अधिक हो गई? जैसे काली मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब की मात्रा बहुत अधिक है। इस कारण क्या है, ये काली मिट्टी के रूप में दिखा जाता है। और काली मिट्टी का सबसे विस्तार जो है मध्य प्रदेश के गुना में देखा जा सकता है, गुना में भी इसका विस्तार है।
मध्य प्रदेश में काठियावाड़ में, गुजरात के काठियावाड़ में भी जो आप देखेंगे तो काठियावाड़ काठियावाड़ में भी इसका बहुत ही मतलब इसका विस्तार है। आपका बेलगांव में कर्नाटका में इसका है, कर्नाटक का बेलगांव में भी आप देखेंगे इसको। तो इस प्रकार से ये भारत के कई प्रदेशों में ये आपको दिखती, क्योंकि गुजरात और ये सब एरिया जो है ये ज्वालामुखी क्षेत्र होते थे। अभी जब हमारा जो जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था, तब ये धीरे धीरे भारत इधर आया और धीरे धीरे ये जो ज्वालामुखी थे ये खत्म हो गए और भारत में बहुत ही कम अब ज्वालामुखी बचे ही हैं। भारत में ज्वालामुखियों की संख्या बहुत कम, क्योंकि इधर कोई बहुत सबसे ज्यादा रिंग ऑफ फायर मैंने पढ़ाया था आपको। रिंग ऑफ फायर पे सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं, जिसका आपको उदाहरण जापान में देखा जा सकता है। जापान में बहुत ज्वालामुखी हैं और इसी कारण वहां सबसे अधिक भूकंप भी आता है बेटा, समझ रहे हो बात को। तो क्या है, दक्कन के पठार कपास के लिए अच्छे हैं। तो क्या है, कपास इसमें सबसे अच्छा, काली मतलब काले लिबास की शौकीन कुड़ी, तो कुड़ी काला लिबास है तो शौकीन यदि कुड़ी है तो वो कहाँ होगा, काला काली मिट्टी में। ठीक है, तो कपास जो है सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होता है, क्योंकि भाई कपास बनता ही कपास से लिबास बनता है। ठीक है, फिर अब आते हैं हम लोग लाल मिट्टी पे। लाल मिट्टी क्या है बेटा, लाल मिट्टी में फास्फोर लाल मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, तो इस कारण जो है वो लाल रहती है। पोटेशियम, नाइट्रोजन आदि इसमें ज्यादा रहती है इसकी मात्रा। इसमें चूना भी पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो अच्छी जो जो फसल उपजाऊ होती है तंबाकू होती है। लाल मिट्टी में क्या है, आपको सीधे सीधे समझ लेना है कि ये दक्षिणी भाग में मिलती है, दक्षिण में बहुत ज्यादा लाल मिट्टी आपको मिलेगी। ठीक है, और इसके कारण ये 2 लाख वर्ग मीटर में इसका कम से कम 2 लाख वर्ग मीटर में इसका क्षेत्र आता है लाल मिट्टी का। और इसमें मेन क्या है, फास फास्फोरस फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, इतना आप याद कर लिए, फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। किसकी, फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। चूना भी इसमें होता है, चूने की भी मात्रा इसमें होती है लाल मिट्टी में। तो हर प्रकार मतलब जो देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें मिल जाती हैं। इसी कारण इसमें बाजरा, ज्वार, कपास, दलहन, तिलहन, तंबाकू, मूंगफली, मिट्टी, ये सब बहुत इस लाल मिट्टी में बहुत मिलती है। क्या क्या मिलता है, तंबाकू, मूंगफली, तिलहन, दलहन, बाजरा, ज्वार, ये सब आपको बहुत मिलेगा। आप इतिहास ज्यादा आपको ये लाल मिट्टी में पैदा होता है। ये कर्नाटक में ये सब चीजें बहुत होती हैं। कर्नाटक का जो क्षेत्र, कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जैसे राज्य, छोटा नागपुर का पठार हो गया, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, ये सब में लाल मिट्टी आपको बहुत देखने को मिलती है। तो लाल मिट्टी आपकी कौन कौन एरिया में आपको देखने को मिलती है, जैसे झांसी उत्तर प्रदेश में देख लिए, तो बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर, ये सब एरिया में आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग मेन मेन ये जो मिट्टियां थी मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी एक मिट्टी की सीरीज अलग चलेगी, वो एक अलग है, क्योंकि बच्चों देखो पढ़ेंगे हम लोग डीपली कि आपको कोई भी प्रकार की कठिनाई ना हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है समुदाय की भागीदारी, संतुलित विकास और भविष्य के लिए। अच्छा देखिए, क्या है सामुदायिक भागीदारी, क्या है, सभी प्रकार के समुदायों को भागीदारी करना है। जैसे कि बहुत से संगठन है जिनको जो है इसमें आके देखना है, खड़े होना है, ताकि पर्यावरण को संतुलित हो, पर्यावरण को अच्छे से मतलब सामुदायिक भागीदारी मतलब मनुष्यों की, सभी प्रकार के मनुष्यों की भागीदारी होना चाहिए, सभी प्रकार के एनजीओ की भागीदारी होना चाहिए, जिससे प्रबंधन में आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कभी बाढ़ आ गई, जैसे हमारे बहुत से ऐसे गांव हैं जैसे वहां पे बाढ़ आ जाती है, जैसे किनारा है और वहां पे बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने के बाद क्या होता है, बहुत सा एरिया खेत खेत जो होते हैं तो कटान की वजह से कट जाते, तो नदियां अगर ऐसे बह रही हैं तो वो घूम के इधर से बहने लगती हैं। तो इस कारण क्या होता है, लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ऐसे भागीदारी होना आवश्यक है संसाधनों के लिए, कि संसाधनों के प्रबंधन में आवश्यक मतलब संसाधन के प्रबंधन में भागीदारी हो, कौशल आए लोगों को। लोग पहाड़ों से जल्द ही कोयला निकालने लगे, यूरेनियम निकालने लगे, तो इस प्रकार सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, संतुलित विकास होना चाहिए और पर्यावरण तथा आर्थिक स्थिति का संतुलन तो होना चाहिए। मतलब पर्यावरण भी हमारा बचा रहे और हमारा आर्थिक विकास भी होना चाहिए, और भविष्य के लिए भी हमको अपने संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य के लिए अगर हमको संरक्षित नहीं रहेंगे, अपना सामान नहीं रखेंगे, बचा के नहीं रहेंगे हम लोग, तो हम किसी भी प्रकार की भविष्य में आने वाली आर्थिक स्थितियों को संभाल नहीं पाएंगे। जैसे आपकी एफडी हो गई,
उसी प्रकार फर्स्ट वीडियो में मैंने भंडारण के बारे में पढ़ाया, भंडार पढ़ाया है। भंडार जाके आप देख लीजिएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको देख लीजिएगा, उसमें पूरी आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोनों वीडियो को आराम से देख लीजिएगा बच्चों। इसी प्रकार 3 तारीख से हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि होमवर्क की जो आप लोगों को होमवर्क मिला है उसकी भी हम पूरी तैयारी कराएंगे आपको इसी चैनल पे, और पूरा मतलब सेटिंग के साथ आपका पूरा जितना भी दिक्कतें हैं आपको वो सब सॉल्व करी जाएगी। तो बच्चों आप लोग ऐसा करिए कि इसको थोड़ा शेयर करिए, ताकि जो प्रत्येक ऐसे जो व्यक्ति हो जिसको इसकी आवश्यकता हो उस तक वो ये वीडियो पहुंचे। और मैं ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे तरह से पढ़ें और भविष्य में यही टॉपर बने। अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं, अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत से संसाधन हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उनको पढ़ाती हैं, और अंग्रेजी मीडियम के बच्चे पूर्ण रूप से विकसित भी हो जाते हैं। हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ये विकसित भी नहीं हो पा रहे हैं। रीजन क्या है कि उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। अच्छा गाइडेंस न मिल पाने के लिए वो भटक रहे हैं, और उनके भटकने को खत्म करने के लिए ही मैं ये मुहिम चला रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे पूरी तरीके से मन लगाएं, पढ़ें और पढ़ के टॉप करें। ऐसा नहीं कि जीरो श्रेणी में रहें, पढ़ने के बाद भी वो टॉप करें। तो टॉप करना सबका जरूरी है। यूपी बोर्ड के बच्चे हमारे जो रहते हैं ये बेचारे, इनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है। सबसे ज्यादा तो इनको दिक्कत हिंदी इंग्लिश की हो जाती है। कुछ कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में पढ़ा के चले जाते हैं, तो बच्चे जान ही नहीं पाते हैं कि भाई सर जी क्या पढ़ा के चले गए। तो हम इसको पूरी तरह से हिंदी में ही पूरा पढ़ाएंगे बच्चों को, ताकि हर एक प्रत्येक बच्चा जो इतनी फीस नहीं दे पा रहा है, जिसको फीस देने में दिक्कत है, उसके लिए निःशुल्क हम लोग पढ़ाएंगे। और हिंदी, इंग्लिश, सभी प्रकार मैथ, सभी सीरीज हम धीरे धीरे जून जून के लास्ट वीक या एक ये इसी जून में ही सारी चीजें हम शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारा क्या है, देखो बच्चों, पढ़ना जरूरी है और सभी बच्चों को पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग ऐसा करिए कि हर एक बच्चे तक जाए, ताकि गरीब का भी बच्चा कम से कम उत्तर प्रदेश बोर्ड में टॉप लिस्ट में आए, और वो 90%, जो मैं चाह रहा हूँ सभी बच्चे 90% लेके आए, तो वो 90% की श्रेणी में आए और मेरे साथ देश का भी नाम ऊंचा करे। धन्यवाद। जय हिंद।